अध्याय 11। चैतन्य, चचेरे भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जैसे ही चैतन्य ने ये शब्द कहे, युवान शर्मा ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन दूसरी तरफ कनक अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। युवान शर्मा द्वारा 2 बार थप्पड़ मारे जाने के बाद उसकी एकमात्र इच्छा बदला लेने की थी। उसे चैतन्य से ऐसे फैसले की उम्मीद कभी नहीं थी। चुप हो जाओ। कनक को क्या पता था कि जैसे ही उसके शब्द गिरे, चैतन्य की तीखी नजर पहले से ही उस पर पड़ चुकी थी और उसके मुंह से निकली ठंडी चीख ने उसे तुरंत चुप करा दिया, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। ईमानदारी से कहूं तो चैतन्य के दिल में कनक सिर्फ एक मोहरा थी, एक मोहरा जिसका इस्तेमाल युवान शर्मा और उसकी मां को सांगवान परिवार से बाहर निकालने के लिए किया जाता था। अब जब यह मोहरा बेकार साबित हो रहा था तो वह स्वाभाविक रूप से कोई अच्छा भाव नहीं दिखाएगा। इसके अलावा चैतन्य युवान शर्मा को सर्पकुंड से मिले खजाने का बेहद लालची था। वह नहीं चाहता था कि कनक उसकी योजनाओं को बिगाड़े, क्योंकि उसका मानना था कि उसके शब्दों के बाद युवान शर्मा अगर मरना नहीं चाहता तो निश्चित रूप से उसके लिए संतोषजनक फैसला करेगा। कैसा रहेगा युवान शर्मा, अगर तुम मुझे वह चीज देते हो तो मैं तुम्हें बदले में एक नाग अमृत दूंगा, नहीं तो एक उन्नत मर्त्य रैंक साधना तकनीक जोड़ने के बारे में क्या ख्याल है। सांगवान परिवार के युवा मास्टर होने के नाते जिनके पास विशाल संसाधन थे, इस प्रलोभन ने कनक को और भी ज्यादा असंतुलित महसूस कराया। कनक ने सिर्फ एक कमरथैली और एक मर्त्य रैंक की मध्य स्तरीय साधना तकनीक और नाड़ी तकनीकों के लिए सांगवान देवी और उसके बेटे को धोखा दिया। यहाँ तक कि नाग अमृत भी कुछ ऐसा था जिसे उसने सांगवान देवी से ठगा था। इसकी तुलना में जो चैतन्य अब युवान शर्मा को पेश कर रहा था, ये स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। यहाँ तक कि युक्ति शर्मा, जिसने दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं देखा था, इस पल में उसका दिल धड़क रहा था, फिर भी उसने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, ये जानते हुए कि उसका भाई निश्चित रूप से सही फैसला करेगा। नाग अमृत, उन्नत मर्त्य रैंक साधना तकनीक, इन 2 नामों को सुनकर जो नाड़ी शक्ति में विशेषज्ञता रखने वाले किसी भी साधक के लिए बेहद आकर्षक होंगे, युवान शर्मा की आंखों में उपहास का एक निशान दिखाई दिया। अगर यह पुराना युवान शर्मा होता तो वह शायद सहमत हो जाता, लेकिन अब नवखंडी आकाश के पार्थ व युद्ध देव के रूप में युवान शर्मा अपने पिछले जीवन में सभी प्रकार के खजाने देखे थे और उसके लिए उन्नत मर्त्य रैंक की तकनीकें सिर्फ रद्दी कागज से ज्यादा कुछ नहीं थीं। जहां तक नाग अमृत की बात है, सबसे बुनियादी औषधि, उसने इसे पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया। याद रखें, अपने पिछले जीवन में पार्थ व युद्ध देव न केवल युद्ध में शक्तिशाली रूप से कुशल था, बल्कि एक सम्मानित देव रैंक नाड़ी परिष्करण मास्टर भी था। नवखंड द्वीप पर नाड़ी शक्ति की साधना के अलावा एक और ईर्ष्या करने वाला पेशा था जिसे नाड़ी परिष्करण मास्टर कहा जाता था। ये व्यक्ति एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से एक साधक के नाड़ी चैनलों का विस्तार और वृद्धि कर सकते थे और उनकी पूर्वज शक्ति की गुणवत्ता में सुधार कर सकते थे। हालांकि नाड़ी परिष्करण मास्टर बनने के लिए बेहद कठिन शर्तों की आवश्यकता थी। सबसे मुश्किल अग्नि गुण पूर्वज शक्ति और पर्याप्त आत्मा की शक्ति का होना था। ये शर्तें अकेले ही महाद्वीप पर कई साधकों को नाड़ी परिष्करण की दहलीज से दूर रखती थीं। उपचार, आयुर्वेद और औषधि परिष्करण एक नाड़ी परिष्करण मास्टर के लिए विशेषताएं थीं। अगर यह पार्थ व युद्ध देव के अपने चरम के दौरान होता तो वह शायद आसानी से नाग अमृत के कई बैचों को परिष्कृत कर सकता था। इस प्रकार चैतन्य का छुपा हुआ सर्पद्वीप के एक साधक के दृष्टिकोण का उपयोग करके नवखंडी आकाश के एक सर्वोच्च योद्धा को लुभाने का प्रयास करना सचमुच हास्यास्पद था, और इससे भी ज्यादा हास्यास्पद ये था कि चैतन्य इससे बेखबर था। कैसा रहेगा, अभी भी संतुष्ट नहीं हो? अगर मैं एक और उन्नत मर्त्य रैंक नाड़ी तकनीक जोड़ दूं तो क्या होगा? युवान शर्मा को सिर्फ मुस्कुराते हुए बिना बोले देखकर चैतन्य अधीर हो गया और एक और सौदेबाजी चिप जोड़ी। इस पर कनक की अभिव्यक्ति और भी काली हो गई, इस क्षण में यह महसूस करते हुए कि शायद चैतन्य की आंखों में उसका पिछला महत्व केवल उसकी अपनी इच्छापूर्ण सोच थी। युवान शर्मा, ज्यादा लालची मत बनो। दावत को मना मत करो, नहीं तो तुम्हें जबरदस्ती सजा का प्याला पीना पड़ेगा। यह मानते हुए कि उसने अपनी पेशकश को अधिकतम कर दिया था, चैतन्य युवान शर्मा की प्रतिक्रिया की कमी से अधीर हो गया। हे चैतन्य, क्या तुम जानते हो कि मैंने सर्पकुंड से क्या प्राप्त किया? तुम्हें लगता है कि तुम इन मामूली चीजों को इसके लिए बदल सकते हो? ये बस एक मूर्ख का सपना है। युवान शर्मा आखिरकार बोला, हंसते हुए, लेकिन उसकी हंसी तीव्र उपहास से भरी हुई थी। वास्तव में युवान शर्मा ने सर्पकुंड से एक खजाना प्राप्त किया था, लेकिन ये पार्थ व युद्ध देव की आत्मा थी। जैसा कि उसने कहा, चैतन्य का कुछ मर्त्य रैंक की चीजों को इसके लिए बदलना पूरी तरह से काल्पनिक था। इसके अलावा भले ही यह ज्यादा कीमती होता, युवान शर्मा अपनी आत्मा को किसी को भी नहीं सौंपता। ये भाग्य द्वारा एक पुनर्जन्म था, पूरी तरह से उसके खुद के नियंत्रण से परे। अकृतज्ञ। युवान शर्मा का जवाब मिलने पर चैतन्य को आखिरकार अपने सभी बर्बाद प्रेरक प्रयासों और मीठी बातों के बाद एहसास हुआ कि उसे बस एक मूर्ख की तरह खेला जा रहा था, और वह वास्तव में क्रोधित था। तुरंत चैतन्य ने शिष्टाचार बंद कर दिया, उसके शरीर से एक घनी नाड़ी शक्ति निकलने लगी और फिर उसकी दाहिनी बांह मोटी हो गई।
क्या ये नाड़ी प्रवेश क्षेत्र का प्रभुत्व है? दूर नहीं, युक्ति शर्मा, जो नाड़ी शक्ति के शिखर पर थी, लगातार उस क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छा रखती थी। इस क्षण में चैतन्य की भारी आभा को महसूस करते हुए वह इसे प्राप्त करने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गई। साधना के मार्ग में नाड़ी शक्ति पहले आती है। नाड़ी शक्ति का सबसे निचला स्तर केवल शरीर में प्रमुख नाड़ियों से नाड़ी शक्ति की साधना करना शामिल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने नाड़ी शक्ति साधना की दहलीज में प्रवेश किया है। नाड़ी शक्ति साधना का सच्चा प्रारंभिक चरण नाड़ी प्रवेश क्षेत्र है, क्योंकि केवल इस क्षेत्र तक पहुंचने पर ही कोई अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने और विरोधियों पर काबू पाने और उन्हें घायल करने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए पूरे शरीर में नाड़ी शक्ति को जुटा सकता है। युक्ति शर्मा और कनक दोनों इसे अच्छी तरह से समझती हैं। ड्रैगन क्लाउड युद्ध देव के पुनर्जन्म के रूप में युवान शर्मा स्वाभाविक रूप से इसकी गहरी समझ रखता है, सिवाय इसके कि उसके वर्तमान शरीर ने नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है और वह केवल अपने पिछले जीवन से अपने युद्ध अनुभव का उपयोग कर सकता है। लेकिन सिर्फ ये युद्ध अनुभव ही काफी था। नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में चैतन्य युवान शर्मा को पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सका। उसे अपनी उंगलियों को झटकते हुए देखकर फुक्सु तकनीक, जिसने पहले चैतन्य को चौंका दिया था, फिर से तैनात की गई और इस बार ये पहले से भी ज्यादा तेज थी। ले आओ, अपनी पिछली हार से सावधान, चैतन्य ने युवान शर्मा के आंदोलन को देखते हुए चिल्लाया और अपने शरीर में नाड़ी शक्ति को कई जगहों पर निर्देशित किया, ठीक वहीं जहां युवान शर्मा वार करने वाला था। ऐसा लगता है कि चैतन्य कोई मूर्ख नहीं था। आखिरकार उसकी नाड़ी शक्ति साधना युवान शर्मा से लगभग एक पूरा प्रमुख क्षेत्र ज्यादा थी। उसे विश्वास था कि उसकी पूरी तैयारी के साथ यहां तक कि उत्कृष्ट फुक्सु तकनीक भी उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब युवान शर्मा की उंगलियों ने चैतन्य के कई मर्मों को छुआ, तो बाद वाले के शरीर से एक मजबूत प्रतिरोध वास्तव में निकला, जिससे वह पहले प्रयास में सफल होने से रुक गया। शामिल व्यक्ति के रूप में चैतन्य ने खुद इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। पहले खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने उन जगहों को सुनना महसूस किया और उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। नाड़ी शक्ति बाहर से एकत्रित हो रही है। यह असंभव है, ये कहा जाना चाहिए। चैतन्य में कुछ अंतर्दृष्टि थी। केवल एक संक्षिप्त क्षण में वह समझ गया कि क्या हुआ था, लेकिन एक संभावना के बारे में सोचते हुए चैतन्य मुश्किल से इस पर विश्वास कर सका, क्योंकि जिस नाड़ी शक्ति बाहर से एकत्रित हो रही है कि उसने चिल्लाहट की, वह नाड़ी प्रहार क्षेत्र में किसी की एक विशिष्ट क्षमता थी। ये युवान शर्मा में कैसे प्रकट हो सकता था, जो केवल दान शक्ति के अंतिम चरणों में था। नाड़ी शक्ति साधना नाड़ी शक्ति से शुरू होती है, नाड़ी प्रवेश क्षेत्र तक जारी रहती है और फिर नाड़ी संकलन क्षेत्र तक, जो शरीर की नाड़ियों से नाड़ी शक्ति को जबरदस्ती इकट्ठा करने की अनुमति देता है ताकि शरीर के एक विशिष्ट हिस्से को बढ़ाया जा सके, चाहे वह रक्षा के लिए हो या हमले के लिए, और आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त किया जा सके। यहाँ तक कि नाड़ी संकलन क्षेत्र तक पहुँचने पर कोई केवल नाड़ी शक्ति को आंतरिक रूप से संघनित कर सकता है और कुछ नाड़ी तकनीकों के माध्यम से हमले शुरू कर सकता है, लेकिन इसे बाहर से प्रकट और इकट्ठा नहीं कर सकता। इस स्तर तक पहुंचने के लिए किसी को नाड़ी संकलन क्षेत्र में उन लोगों की तुलना में नाड़ी प्रहार क्षेत्र में कम से कम एक मजबूत साधक होना चाहिए। यही कारण था कि चैतन्य को यह महसूस होने पर इतना सदमा लगा था। पूरे सांधवान परिवार में केवल परिवार के मुखिया सांधवान जी, जिन्होंने बमुश्किल नाड़ी प्रहार क्षेत्र में कदम रखा था, उनके पास नाड़ी शक्ति को बाहर से इकट्ठा करने का साधन था। चैतन्य ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि युवान शर्मा केवल नाड़ी शक्ति के अंतिम चरणों में एक चींटी था, लेकिन क्यों उसका हर वार उसे अप्रस्तुत पकड़ सकता था। कुछ त्वरित विचारों के बाद चैतन्य ने निष्कर्ष निकाला कि युवान शर्मा सर्पकुंड से प्राप्त खजाने के कारण इस चमत्कारी विधि का उपयोग कर रहा था, लेकिन वर्तमान में उसके पास आगे विचार करने की ज्यादा क्षमता नहीं थी। जैसे ही युवान शर्मा ने बाहरी नाड़ी शक्ति को इकट्ठा करने की इस रणनीति के साथ सफलता प्राप्त की, उसने बिना रुके अपने लाभ को दबाया। चैतन्य के पेट के खिलाफ अपनी दाहिनी जांघ को जोरदार तरीके से मारते हुए उसने सांधवान परिवार के इस युवा मास्टर को कई मीटर दूर फेंक दिया। छुपा हुआ सर्पद्वीप से ये साधक केवल नाड़ी प्रहार क्षेत्र तक पहुंचने के बाद अपनी नाड़ी शक्ति को बाहरी बना सकते थे, लेकिन एक बार ड्रैगन क्लाउड युद्ध देव के लिए ऐसी एक मामूली तकनीक उसके लिए स्वाभाविक रूप से आई। ये भी कारण था कि युवान शर्मा अपनी अंतिम चरण की नाड़ी शक्ति के साथ कुछ ही चालों में जीत हासिल कर सकता था। भले ही उसकी नाड़ी शक्ति साधना अपर्याप्त थी, वह युद्ध अनुभव चैतन्य से बहुत ज्यादा बेहतर था। ये कैसे संभव है? उस लात के बाद हवा में उड़ते हुए चैतन्य को देखकर अपनी आभा को अव्यवस्था में उतारते हुए कनक का चेहरा खाली और अविश्वासी था, क्योंकि यह उसकी उम्मीदों से कहीं परे था। पहले कनक ने हमेशा सोचा था कि वह युवान शर्मा से सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि वह अवसरवादी था, लेकिन अब उसके अंदर गहराई में डर का एक निशान उभरा, क्योंकि ऐसा लगता था कि उसके सामने का युवान शर्मा पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया था जिसे वह नहीं पहचानती थी। यहाँ तक कि नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण के चैतन्य युवान शर्मा से कुछ ही चालों में आसानी से गिर गए, जिसने कनक को इस विचार पर कांपने पर मजबूर कर दिया।
क्या होता अगर युवान शर्मा ने उनकी लड़ाई में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया होता? क्या वह अभी भी आत्मविश्वास से यहाँ खड़ी हो सकती थी? दूसरी ओर सांगवान देवी और उसका बेटा भी हक्का बक्का होकर देख रहे थे। अगर कनक ने युवान शर्मा को कुछ हद तक अपरिचित महसूस किया तो क्या उनके लिए भी यही बात नहीं थी? क्या ये वही युवान शर्मा था जिसे वे जानते थे? क्या ये बदलाव बहुत ज्यादा कठोर नहीं था? 8 युवान शर्मा ने सांगवान परिवार का खजाना चुराया। युवान शर्मा, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जिस क्षण कनक और सांगवान देवी, माँ और बेटी, स्तब्ध थी, एक आवाज जो अत्यधिक नाराजगी और द्वेष से भरी थी, अचानक गूंज उठी। ये चैतन्य था, जो अभी अभी कई मीटर दूर लात मारे जाने के बाद होश में आया था। हालांकि युवान शर्मा ने चैतन्य को जो सबक सिखाया था वह उन 2 थप्पड़ों की तुलना में कहीं कम कठोर था जो उसने अभी कनक को दिए थे। सांगवान परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर के लिए यह शायद मौत से ज्यादा दर्दनाक था। एक तुच्छ हरामी, जिसे चैतन्य हमेशा एक चींटी मानता था, एक डरपोक जो अपने पिता को भी नहीं जानता था, ने उसे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत की थी। इस क्षण में उसने अपनी सभी सावधानी खो दी थी और सांगवान परिवार के मुख्यालय में यहाँ किसी को मारने के लिए तैयार था। हे चैतन्य, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? युवान शर्मा ने चैतन्य की आक्रोशित दहाड़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसके शब्दों ने चैतन्य, जो आगे बढ़ रहा था, को थोड़ा रुकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसे अचानक युवान शर्मा की क्षमताओं की याद आई और वह हिचकिचाने लगा। युवान शर्मा के शब्दों का एक स्पष्ट अर्थ था। अगर चैतन्य मौत से लड़ने पर तुला हुआ था तो वह अब और पीछे नहीं हटेगा, और यह अनिश्चित था कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। मैं सांगवान परिवार का सबसे बड़ा युवा मास्टर हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सच में मुझे मारने की हिम्मत करोगे। हालांकि एक पल बाद चैतन्य ने कुछ साहस रिगेंड किया। शायद उसके दिल में उसकी स्थिति के साथ युवान शर्मा को मारने से कोई परिणाम नहीं होगा, लेकिन अगर युवान शर्मा उसे घायल करता है तो उसे सांगवान परिवार की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। चैतन्य को क्या एहसास नहीं हुआ था, वह ये था कि युवान शर्मा अब वह आदमी नहीं था जो उसे देखकर पीछे हट जाएगा। पार्थिव युद्ध देव की दुर्जय शक्ति के साथ वह सांगवान परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर से कैसे डर सकता था? टप टप, जैसे ही एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई शुरू होने वाली थी, एकांत आंगन के गेट के बाहर कदमों की एक तत्काल श्रृंखला सुनी जा सकती थी। जैसे ही आवाज आए वैसे ही व्यक्ति भी आया। सांगवान देवी और अन्य ने एक शानदार पोशाक पहने एक युवा व्यक्ति को अंदर आते देखा, एक चेहरा जिसे कोई भी अपरिचित नहीं मानता था। सांगवान आकाश, जयंत, जो चैतन्य के साथ आया था, ने तुरंत अपनी खुशी जाहिर की। ईमानदारी से पिछले दृश्य को देखने के बाद वह वास्तव में चिंतित था कि चैतन्य युवान शर्मा का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन सौभाग्य से उनके पास अब एक अतिरिक्त मददगार था। युवान शर्मा और चैतन्य दोनों ने नए व्यक्ति के आने के कारण तुरंत लड़ाई शुरू करने से रोक दिया। जब पूर्व ने अपना सिर घुमाया और उस युवा आकृति को देखा तो कुछ यादें एक ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। सांगवान आकाश, सांगवान परिवार की दूसरी शाखा का प्रमुख पोता, हमेशा चैतन्य के साथ मिली भगत में। युवान शर्मा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने सिर में इस जानकारी को संसाधित किया और उसके दिल में सावधानी का एक संकेत उभरा। लेकिन बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं था। आखिरकार सांगवान परिवार में उसकी और उसकी मां की कोई दोस्त नहीं थी। आकाश, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इस हरामी युवान शर्मा ने हमारे सांगवान परिवार से एक खजाना चुराया है और अविश्वसनीय ताकत हासिल की है। चलो उसे पकड़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। सांगवान आकाश के आने को देखकर चैतन्य ने कुछ विवेक रिगेंड किया। केवल एक जुबान फिसलने के साथ युवान शर्मा को सर्पकुंड से मिला खजाना जल्दी से उनके सांगवान परिवार की संपत्ति बन गया। इसके अलावा चैतन्य, जिसने अभी एक पल पहले युवान शर्मा के प्रति कुछ सावधानी दिखाई थी, तुरंत उत्साहित महसूस कर रहा था। उसे विश्वास था कि युवान शर्मा भले ही मजबूत हो, वह 2 नाड़ी प्रवेश क्षेत्र साधकों का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है ना। सांगवान आकाश की नाड़ी शक्ति साधना चैतन्य से थोड़ी कम हो सकती थी, लेकिन वह अभी भी एक वास्तविक नाड़ी प्रवेश क्षेत्र का प्रारंभिक चरण साधक था। अब चैतन्य को एहसास हो गया था कि युवान शर्मा की नाड़ी शक्ति को बाहरी बनाने की क्षमता ये साबित नहीं करती कि उसकी नाड़ी शक्ति साधना वास्तव में नाड़ी प्रहार क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गई थी। यह एक अज्ञात विधि रही होगी जिसने उसकी मदद की। चैतन्य के शब्दों ने युवान शर्मा से केवल एक ठंडी उपहास खींची, जो ये सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि इस आदमी की बेशर्मी एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी। पार्थिव युद्ध देव की आत्मा सांगवान परिवार की संपत्ति कब से बन गई थी। हालांकि युवान शर्मा ने इसे दिल पर नहीं लिया। ये सिर्फ एक और नाड़ी प्रवेश क्षेत्र का प्रारंभिक चरण साधक था। उसके पास इससे निपटने के तरीके नहीं थे, इसमें बस ज्यादा समय और तरीके लगेंगे। दूसरी तरफ सांगवान आकाश, जो अभी अभी आंगन में प्रवेश किया था, चैतन्य के शब्दों को सुनकर रुक गया। वह कुछ ज्यादा जरूरी काम के लिए आया था और तुरंत शामिल नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय कुछ हद तक खींच भरी आवाज में बोला, बड़े भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी अभी तुम्हें खोजने के लिए आने वाला था।
परिवार के मुखिया ने तुम्हें धर्म सभा में जल्दी करने के लिए कहा है, ये कहते हुए कि एक महत्वपूर्ण मामला है। सांगवान आकाश ने चैतन्य के राग जैसे चेहरे को देखा, शब्दों ने बाद वाले को क्षण भर के लिए हक्का बक्का कर दिया। चैतन्य सांगवान परिवार की मुख्य शाखा का प्रमुख पोता और परिवार द्वारा पोषित एक युवा प्रतिभाशाली को आमतौर पर महत्वपूर्ण मामलों को देखने के लिए बुलाया जाता था। हालांकि इस समय चैतन्य का किसी और चीज के लिए कोई मूड नहीं था, क्योंकि युवान शर्मा द्वारा दिए गए अपमान ने उसके गुस्से को प्रज्वलित कर दिया था और वह लगातार युवान शर्मा को सर्पकुंड से मिले खजाने से प्रीऑक्यूपाइड था। यहाँ तक कि अगर कोई और जरूरी मामला होता तो उसे युवान शर्मा से निपटने तक इंतजार करना पड़ता। आकाश, सांगवान परिवार का खजाना खोना नहीं चाहिए। मेरे साथ शामिल हो जाओ और चलो पहले खजाने को वापस लेते हैं। चैतन्य की आंखें इधर उधर घूमी, लेकिन जब उसने बात की तो वह सांगवान आकाश के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति को ध्यान देने में विफल रहा। बड़े भाई, मुझे डर है कि यह इंतजार करना पड़ेगा। परिवार के मुखिया ने युवान शर्मा को तुरंत धर्म सभा में पेश होने का आदेश दिया है, बिना किसी देरी के। सांगवान आकाश ने कहा। उसके शब्दों ने न केवल चैतन्य को चकित कर दिया, बल्कि पास में सांगवान देवी और युक्ति शर्मा, माँ और बेटी की अभिव्यक्तियों में भी थोड़ा बदलाव आया। जब से सांगवान देवी के पिता की मृत्यु हुई थी और भाई बहन युवान शर्मा और युक्ति शर्मा को घर वापस लाने के अलावा इस आंगन में सांगवान परिवार के शक्ति धारकों द्वारा कभी कोई रुचि नहीं ली गई थी। सांगवान परिवार के सबसे महत्वपूर्ण धर्म सभा में प्रवेश करने का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। ये भी बताता है कि सांगवान आकाश यहाँ क्यों था। ऐसा लगता है कि वह चैतन्य के लिए नहीं, बल्कि युवान शर्मा के लिए यहाँ था। लेकिन ऐसा कौन सा मामला हो सकता है जो सांगवान परिवार के मुखिया जैसी इतनी ऊंची और प्रतिष्ठित हस्ती को युवान शर्मा के अस्तित्व को याद करने के लिए प्रेरित करे, एक बच्चा जिसके पिता अज्ञात थे। आकाश, वास्तव में क्या हो रहा है? सांगवान आकाश के लगातार बयानों के प्रभाव में चैतन्य ने आखिरकार युवान शर्मा से निपटने के अपने कुछ विचारों को छोड़ दिया, जिसे अब जिज्ञासा की एक मोटी भावना से बदल दिया गया था। मुझे विशिष्टताएं नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता है, मणिकुंभ संप्रदाय से कोई आया है। सांगवान आकाश ने युवान शर्मा पर नजर डाली, फिर झुककर चैतन्य के कान में फुसफुसाया। हालांकि जैसे ही उसने संप्रदाय के नाम का जिक्र किया, उसका शरीर विजिबली कांप गया। हे भगवान, मणिकुंभ संप्रदाय! चैतन्य इस नाम से समान रूप से अलार्म था। हालांकि उनका सांगवान परिवार चांदनी नगर में एक प्रमुख परिवार था, लेकिन चंद्रमा साम्राज्य के कुछ प्रमुख संप्रदायों की तुलना में वे बस महत्वहीन थे। तथाकथित मणिकुंभ संप्रदाय चंद्रमा साम्राज्य के भीतर एक विशाल इकाई थी, जो दुर्जय व्यक्तियों से भरी थी। इसमें न केवल नाड़ी संकलन क्षेत्र में कई साधक थे, बल्कि यहाँ तक कि नाड़ी प्रहार क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति भी एक आम दृष्टि थे। ऐसी अफवाह थी कि नाड़ी संघ क्षेत्र और आत्मशक्ति क्षेत्र में भी महाशक्तियां थीं, जो एक मामूली सांगवान परिवार से पूरी तरह से अतुलनीय थीं। सांगवान परिवार का सबसे मजबूत व्यक्ति परिवार का मुखिया सांगवान जी था। फिर भी वह अभी अभी नाड़ी प्रहार क्षेत्र में प्रवेश कर पाया था, नाड़ी शक्ति को बाहर से प्रोजेक्ट करने में सक्षम था। उसके स्तर का कोई व्यक्ति मणिकुंभ संप्रदाय के किसी भी यादृच्छिक आंतरिक संप्रदाय शिष्य से हीन हो सकता है। क्या ये की वजह से हो सकता है? चैतन्य, जो शुरू में कुछ हद तक बेपरवाह था, मणिकुंभ संप्रदाय का नाम सुनकर पूरी तरह से हिल गया और एक संभावना पर विचार करने पर जरा भी संकोच के बिना वह तुरंत मुड़ गया और आंगन छोड़ दिया, यहाँ तक कि युवान शर्मा पर एक और नजर भी नहीं डाली। चैतन्य को जाते हुए देखकर सांगवान आकाश तुरंत अपने अहंकारी व्यवहार पर लौट आया, अपना सिर घुमाया और कहा, युवान शर्मा, मेरे साथ आओ। चलो, परिवार के मुखिया और अन्य लोगों को इंतजार नहीं कराते। सच कहूं तो सांगवान आकाश को काफी ईर्ष्या महसूस हुई। मणिकुंभ संप्रदाय जैसी एक इकाई के लिए उसे एक सामान्य दिन में एक संबंध स्थापित करने के बारे में कोई अंदाजा नहीं होगा। फिर भी उसे शाग्रन करने के लिए जिस क्षण मणिकुंभ संप्रदाय का व्यक्ति सांगवान परिवार में पहुंचा, उसने विशेष रूप से युवान शर्मा को देखने के लिए कहा। लेकिन परिवार के मुखिया के आदेशों के साथ सांगवान आकाश ने जरा भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। मणिकुंभ संप्रदाय से आगंतुक की डिटेरेंस का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। अगर वह ज्यादा बहादुर होता तो भी वह इस समय युवान शर्मा के खिलाफ कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। कौन कह सकता है कि यह अज्ञात लड़का इसके कारण मणिकुंभ संप्रदाय के साथ संबंध स्थापित कर सकता है? युवान शर्मा बेशक सांगवान आकाश के विचारों से अनजान था, लेकिन इस बिंदु पर वह पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। आखिरकार सांगवान परिवार के मजबूत सदस्य उसे दिन दहाड़े नहीं मार सकते थे, है ना? युवान, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। युवान शर्मा को सांगवान आकाश के पीछे आंगन के गेट तक जाते हुए देखकर सांगवान देवी अचानक अपनी भ्रम से बाहर निकली, कुछ संभावनाओं के बारे में चिंतित थी और जल्दी से उनके पीछे हो गई। अपनी मां का अनुसरण करते हुए देखकर युक्ति शर्मा ने संकोच नहीं किया और जल्दी से शामिल हो गई, लेकिन जैसे ही वह कनक के पास से गुजरी, वह एक ठंडी हंसी निकाले बिना नहीं रह सकी। फिर पीछे मुड़कर देखे बिना अपनी मां और भाई का अनुसरण किया, आंगन छोड़ दिया।
कनक एक ऐसे चेहरे के साथ रह गई जो पेल और फ्लश के बीच बदल गया, अभी भी कुछ दर्द और सूजन महसूस कर रही थी। बहुत देर बाद उसकी आंखों में नफरत का एक संकेत दिखाई दिया क्योंकि उसने द्वेषपूर्ण ढंग से आंगन के अंदर 3 कमरों पर नजर डाली, फिर दृढ़ता से मुड़ी और चली गई। सांदवान परिवार धर्मसभा। सांदवान परिवार की धर्मसभा आज काफी लाइवली थी, लेकिन लाइवलीनेस के नीचे एक दमनकारी माहौल का एक संकेत था। सांदवान परिवार के सभी प्रभावशाली शक्तिशाली लोग पहुंच गए थे, एक दूसरे से शांत स्वरों में बात कर रहे थे, सावधानी बरतते हुए लग रहे थे। जैसे ही ये सांदवान परिवार के शक्तिशाली लोग बातचीत कर रहे थे, उनकी नजर कभी कभी हॉल के प्रमुख पर 2 आकृतियों की ओर जाती थी, एक बूढ़ा और एक जवान। वे शानदार पोशाकों में लिपटे बुजुर्ग आकृति से परिचित थे क्योंकि यह सांदवान परिवार का समकालीन मुखिया था, उनमें से सबसे मजबूत सांदवान जी। फिर भी यहाँ तक कि सांदवान जी सांदवान परिवार के मुखिया के रूप में इस सबसे महत्वपूर्ण हॉल के भीतर बैठे थे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कुछ हद तक विनम्र थी। अगर चैतन्य या सांदवान आकाश इसे देखते तो उन्हें शायद यह अविश्वसनीय रूप से एस्टोनिशिंग लगता। आखिरकार सांदवान जी नाड़ी प्रहार क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, चांदनी नगर के भीतर एक दुर्लभ विरोधी, और सांदवान परिवार की मजबूत शक्ति के साथ मिलकर शायद ही कभी कोई ऐसा होता जो सांदवान जी को ऐसा एक अपीजिंग व्यवहार प्रदर्शित करने का कारण बन सके। हालांकि मौजूद सांदवान परिवार के मजबूत लोगों में से किसी ने भी इसे अजीब नहीं पाया, क्योंकि वे सभी सांदवान जी के बगल में चुपचाप बैठे युवा व्यक्ति की पहचान जानते थे, और शायद वे सभी एक साथ अभी भी इस एक व्यक्ति जितने नोबल नहीं होंगे। 9. दूसरों का विश्वास स्वीकार करें। वरिष्ठ भाई इंद्रजीत, सांदवान परिवार में आपका भव्य आगमन एक आश्चर्य की बात है। आपने मुझे पहले से सूचित क्यों नहीं किया ताकि मैं स्वागत की तैयारी कर सकूं? सांदवान परिवार के मुखिया के रूप में सांदवान जी शायद 70 और 80 के बीच थे, फिर भी लगभग 20 साल के एक युवा व्यक्ति का सामना करते हुए उन्होंने उसे एक भाई के रूप में संबोधित किया, जो स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति की प्रतिष्ठित पहचान को इंगित करता है। जिस युवा व्यक्ति को इंद्रजीत के रूप में संदर्भित किया गया था, उसने गहरे हरे रंग का एक चोंगा पहना हुआ था, न ज्यादा मोटा और न ज्यादा पतला। केवल उपस्थिति के आधार पर वह काफी आकर्षक था, सिवाय इसके कि उसके होठों पर थोड़ा नीला रंग था और उसकी पलकों पर काले रंग की एक पतली परत थी, जो उसे एक अजीब रूप दे रही थी। सांदवान परिवार के मुखिया सांदवान जी के इंद्रजीत के प्रति इतने शिष्टाचार का कारण ये था कि वह जानते थे कि उनके सामने का युवा व्यक्ति मणिकुंभ संप्रदाय से आया था और संप्रदाय के भीतर विशाक्त नाड़ी गुट का एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से नाराज नहीं किया जाना चाहिए। मणिकुंभ संप्रदाय चंद्रमा साम्राज्य के भीतर सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक है, जो कई नाड़ी परिष्करण मास्टरों का उत्पादन करता है। ये प्रतिष्ठित पेशा साम्राज्य के साधकों से सम्मान प्राप्त करता है, जिससे वे मणिकुंभ संप्रदाय से जुड़े किसी भी व्यक्ति को नाराज करने से सावधान रहते हैं। नाड़ी परिष्करण मास्टरों की असीम स्थिति के बावजूद नवखंड द्वीप पर जैसे जैसे साल बीतते गए, पेशा 2 स्कूलों में विकसित हो गया। चिकित्सा नाड़ी मास्टर, जो मुख्य रूप से उपचार और जीवन बचाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और विषाक्त नाड़ी मास्टर, जो जहर का उपयोग करने में कुशल होते हैं। चिकित्सा नाड़ी मास्टरों के अधिक रिवेयर्ड होने के सापेक्ष कुछ दुर्जय विषाक्त नाड़ी मास्टर डर पैदा करते हैं, जिससे अन्य लोग भयभीत होते हैं और उन्हें उकसाने से सावधान रहते हैं, जैसे यहाँ इंद्रजीत, जो एक मर्त्य रैंक मध्य स्तरीय विषाक्त नाड़ी मास्टर है। तो भले ही इंद्रजीत और सांदवान जी दोनों की नाड़ी शक्ति बस नाड़ी प्रहार क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर रही थी, सांदवान जी ने वास्तव में मणिकुंभ संप्रदाय के विषाक्त नाड़ी गुट के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह पक्ष पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सांदवान जी अपने गौरव को निगलते हुए इन शब्दों को कहा, जिससे इंद्रजीत का अहंकार बहुत संतुष्ट हुआ। वह हंसा और जवाब दिया, परिवार के मुखिया सांदवान जी, सांदवान परिवार में मेरा दौरा वास्तव में आपके लाभ के लिए है, या बल्कि आपके परिवार के लिए एक असाधारण अच्छी खबर लाने के लिए है। ओह, मैं वरिष्ठ भाई इंद्रजीत से मुझे प्रबुद्ध करने का अनुरोध करता हूँ। इन शब्दों को सुनकर सांदवान जी की बूढ़ी आंखें अचानक चमक उठीं। मौजूद सांदवान परिवार के सभी कुलीन लोगों ने अपना सिर घुमाया, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि यह असाधारण अच्छी खबर क्या हो सकती है। इंद्रजीत थोड़ा मुस्कुराया, जाहिर तौर पर ध्यान का आनंद ले रहा था, और एक छोटे से ठहराव के बाद उसने कहा, सांदवान परिवार द्वारा हमारे मणिकुंभ संप्रदाय को वर्षों के चढ़ावे के कारण बुजुर्गों ने आपके परिवार को इस साल के बाहरी शिष्यों के लिए कोटा में एक अतिरिक्त जगह देने का फैसला किया है। वरिष्ठ भाई इंद्रजीत, क्या आप इस बारे में गंभीर हैं? इंद्रजीत की घोषणा सुनकर यहाँ तक कि शांत सांदवान जी भी एक्सटैटिक खुशी के साथ प्रतिक्रिया करने से खुद को रोक नहीं सके, इनक्रेड्यूलिटी में लगते हुए, क्योंकि वह खड़े हो गए और एक कांपती हुई आवाज में पूछा। सांदवान जी की कांपती हुई आवाज का अनुसरण करते हुए सबसे आगे की सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी और भी ज्यादा उत्साहित हो गया और अपना सिर घुमाया, पूछा, दूसरे भाई, क्या चैतन्य को उसके बड़े भाई ने अभी तक नहीं ढूंढा है? वह वापस क्यों नहीं आया है? यह आदमी चैतन्य का सीधा दादा, सांदवान जी के भाई, सांदवान जी का भाई था,
और सांगवान परिवार की मुख्य शाखा का एक वरिष्ठ सदस्य था, वह व्यक्ति जो परिवार के मुखिया के रूप में पदभार संभालने वाला था, जिसके पास वास्तविक शक्ति थी। फिर भी वह भी इस समय कुछ हद तक हिल गया था। सांगवान जी के भाई के लिए केवल उसका असाधारण रूप से प्रतिभाशाली पोता मणिकुंभ संप्रदाय की बाहरी शिष्य की जगह के लिए योग्य था। अगर यह अवसर उसके खुद के पोते को नहीं जाता तो यह इनएक्सप्लिकेबल होगा। हालांकि सांगवान जी का भाई जो ध्यान देने में विफल रहा वह ये था कि उसके शब्दों के बाद उसके दूसरे भाई की आंखों में गुप्त ज्ञान की एक चमक उभरी। वह सांगवान जी के भाई के निहितार्थों को कैसे नहीं समझ सकता था। मणिकुंभ संप्रदाय से जगह चैतन्य की क्यों होनी चाहिए? सांगवान परिवार की दूसरी शाखा का मुखिया अपनी असंतोष को छिपा नहीं सका, फिर भी इसे खुले तौर पर दिखाने की हिम्मत नहीं की, बस अपने हाथों को फैलाते हुए जैसे कि वह कुछ नहीं जानता था। वास्तव में सांगवान जी का भाई भूल गया था कि सांगवान जी ने सांगवान आकाश को अपने कीमती पोते चैतन्य को खोजने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि युवान शर्मा को, जो एकांत तीसरी शाखा से पोता था, जो शायद ही कभी परिवार के साथ बातचीत करता था। जैसे कि सांगवान परिवार के सदस्यों के बीच उत्साह को महसूस करते हुए इंद्रजीत ने एक बार फिर से धीरे से मुस्कुराया और जारी रखा, परिवार के मुखिया सांगवान जी, यहाँ तक कि एक मणिकुंभ संप्रदाय के बाहरी शिष्य के लिए कोटा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, जिसे केवल आपके परिवार में सबसे प्रतिभाशाली युवाओं को दिया जाना चाहिए। इंद्रजीत के शब्दों में निहितार्थ ये था कि कोटा को बस किसी को भी नहीं दिया जा सकता था जिसे वे चुनते थे, इसे वास्तविक योग्यता के आधार पर अर्जित किया जाना था। अगर वे अंत में मणिकुंभ संप्रदाय को एक अक्षम साधक पेश करते हैं तो क्या इससे उसकी प्रतिष्ठा भी खराब नहीं होगी? ये सही है, ये सही है। अब तक सांगवान जी ने अपनी कंपोजर रिगेन कर ली थी, इंद्रजीत के साथ बार बार सहमत होते हुए, जब तक कि उनकी आंखों ने प्रवेश द्वार पर चमकती एक आकृति को नहीं पकड़ा। वह तुरंत जॉयफुल हो गए और कहा, आओ आओ वरिष्ठ भाई इंद्रजीत, मुझे आपको पेश करने दो। ये सांगवान परिवार का सबसे होनहार युवा सदस्य है, उसका नाम चैतन्य है। जैसा कि यह निकला, प्रवेश द्वार से तेजी से आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चैतन्य था, सांगवान परिवार की मुख्य शाखा का सबसे बड़ा पोता। उसने अनुमान लगाया था कि मणिकुंभ संप्रदाय से आने वाला व्यक्ति बाहरी शिष्यों की भर्ती से संबंधित हो सकता है। तो युवान शर्मा की परवाह किए बिना वह जल्दी से यहाँ आ गया, और जैसे ही वह हॉल में चला, उसने परिवार के मुखिया को उसका जिक्र करते हुए सुना और अपने कदमों को तेज किया। ओह चैतन्य! सांगवान जी के परिचय को सुनकर इंद्रजीत ने अपनी नजर को बदला और देखने पर उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, साधना में नाड़ी प्रवेश क्षेत्र मध्य चरण, ये काफी अच्छा है। वास्तव में हालांकि इंद्रजीत चैतन्य से ज्यादा बड़ा नहीं था, वह एक प्रामाणिक नाड़ी प्रहार क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति था जो सांगवान जी के बराबर था। चैतन्य की साधना केवल मुश्किल से ही उसकी आंख को पकड़ पाती। चैतन्य, यहाँ आओ और अपने वरिष्ठ भाई इंद्रजीत से मिलो। ये कहा जाना चाहिए कि सांगवान जी में वास्तव में मोटी त्वचा थी। इससे पहले कि चैतन्य ने मणिकुंभ संप्रदाय में भी कदम रखा था, उन्होंने पहले ही उसे इंद्रजीत को वरिष्ठ भाई के रूप में संबोधित करने के लिए कहा था। क्या वह एक फेट अकॉम्प्ली बनाने की कोशिश कर रहा था? ये सुनकर निचले छोर पर सांगवान जी का भाई स्वाभाविक रूप से खुशी से मुस्कुराया, जबकि दूसरी शाखा के सबसे बड़े बेटे का चेहरा कुछ हद तक उदास हो गया। वह चाहता था कि उसका पोता सांगवान आकाश इस जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करे, लेकिन अब जब सांगवान जी ने अपनी नजर चैतन्य पर डाल दी थी तो उसके पास अपने गौरव को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जैसे ही चैतन्य सुखद आश्चर्य में आगे बढ़ने वाला था और अभिवादन में झुकने की तैयारी कर रहा था, इंद्रजीत ने अपना हाथ हिलाया और कहा, सांगवान परिवार इस जगह का चयन कैसे करता है यह मेरी चिंता नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छी प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति को होना चाहिए। परिवार के मुखिया सांगवान जी, मेरे दौरे का कारण वास्तव में एक और मामला है। अपने शब्दों के बाद इंद्रजीत ने अपनी नजर को बदला, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और कहा, जिस युवान शर्मा को मैंने आपको खोजने के लिए कहा था वह अभी तक क्यों नहीं आया? जैसे ही ये शब्द बोले गए, सांगवान जी की अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप से कुछ हद तक शर्मिंदा हो गई। इस बिंदु पर वह बहुत अच्छी तरह से नहीं कह सकता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सांगवान देवी और उसके बेटे को नापसंद करता था, उन्हें एक बेहद दूरदराज के आंगन में रखता था, अब वह कर सकता था। इस प्रकार सांगवान जी केवल इनवर्डली एंग्शियस महसूस कर सकते थे, जबकि अपने शब्दों के साथ प्रोक्रास्टिनेटिंग कर रहे थे। जूनियर भाई इंद्रजीत को इंतजार कराने के लिए मुझे वास्तव में खेद है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, युवान शर्मा को खोजने से आपका क्या लेना देना है? सच कहूं तो सांगवान जी इंद्रजीत के इरादों के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं थे। आखिरकार युवान शर्मा एक दशक से ज्यादा समय से सांगवान परिवार में रह रहा था, शायद ही कभी परिवार के मुख्य द्वार के बाहर भी कदम रखता था, इसलिए उसका मणिकुंभ संप्रदाय के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इंद्रजीत ने झाड़ियों के चारों ओर नहीं मारा और जवाब दिया, परिवार के मुखिया सांगवान जी, निहित करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ युवान शर्मा को खोजने के लिए क्यों हूँ, इसका हमारे मणिकुंभ संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है।
ये सुनकर सांधवान जी ने राहत की सांस ली। केवल इंद्रजीत को फिर से पूछते हुए सुना, क्या परिवार के मुखिया सांधवान जी ने कभी लिंगराज साम्राज्य से मेघवाहिनी संप्रदाय के बारे में सुना है? लिंगराज साम्राज्य, मेघवाहिनी संप्रदाय। अचानक इंद्रजीत से इन दो नामों को सुनकर सांधवान जी पहले चकित हो गए, फिर उनके रंग में बदलाव आया क्योंकि उन्हें अचानक कुछ याद आया। चिल्लाए, क्या ये के लिए हो सकता है? सही, सांधवान परिवार में मेरे दौरे का एक और कारण किसी और की ओर से है, आपके सांधवान परिवार और मेघवाहिनी संप्रदाय के बीच सगाई के संबंध में। इंद्रजीत की आंखों में एक अजीब चमक उठी, जो कुछ हद तक अजीब लग रही थी। इंद्रजीत के शब्दों ने सांधवान जी सहित कई सांधवान परिवार के शक्तिशाली लोगों के दिमाग में कोई संदेह नहीं छोड़ा। उन्हें इस मामले की कुछ समझ थी, लेकिन यह आज तक बहुत स्पष्ट नहीं था जब इंद्रजीत ने इसे सतह पर लाया। उस समय सांधवान देवी के पिता एक असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उनकी साधना प्रतिभा उनके दोनों भाइयों सांधवान जी के भाई को भी पार कर गई और सांधवान जी द्वारा उन्हें बहुत पसंद किया गया। उस समय सांधवान देवी के पिता महाद्वीप की यात्रा के शौकीन थे। लिंगराज साम्राज्य के दौरे के दौरान मेघवाहिनी संप्रदाय के पिछले संप्रदाय मास्टर से मिले। दोनों ने एक लड़ाई के बाद हिट इट ऑफ किया, आखिरकार स्वॉन ब्रदर्स बन गए। उस समय तक सांधवान देवी पहले ही बड़ी हो गई थी और मेघवाहिनी संप्रदाय के उस संप्रदाय मास्टर के पास एक बेटा था, जो शादी के माध्यम से दोनों परिवारों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था, अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा था। अफसोस की बात है, मेघवाहिनी संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर के बेटे का दिल पहले ही कहीं और बस गया था और इस प्रकार मामला कुछ भी नहीं आया। सांधवान देवी के पिता केवल अगली सबसे अच्छी चीज के लिए समझौता कर सकते थे। मेघवाहिनी संप्रदाय मास्टर के साथ सहमत हुए कि अगर सांधवान देवी के बच्चे होते हैं तो उसकी सगाई संप्रदाय मास्टर के पोते से की जाएगी, एक वाव के साथ पैक्ट को सील करते हुए। यहाँ तक कि ली फैंग दुष्ट जनसमूह को दबाता है, अपनी तलवार को हृदय पर मुस्कुराते हुए म्यान में रखता है कि एक भविष्यवाणी भी इससे उभरी। युवान शर्मा और मेघवाहिनी संप्रदाय की बेटी का नाम क्रमशः मुस्कान और हृदय के बाद रखा गया। अफसोस की बात है, सांधवान देवी के पिता का जल्दी निधन हो गया और इस अच्छी कहानी का उसके बाद कोई जिक्र नहीं किया गया। मेघवाहिनी संप्रदाय ने कभी सांधवान परिवार से संपर्क नहीं किया, इसलिए सांधवान परिवार के लोग धीरे धीरे इस सगाई के बारे में भूल गए। लिंगराज साम्राज्य की समग्र शक्ति चंद्रमा साम्राज्य से कम नहीं थी और लिंगराज साम्राज्य के भीतर मेघवाहिनी संप्रदाय की स्थिति चंद्रमा साम्राज्य के भीतर मणिकुंभ संप्रदाय के समान थी, दोनों कोलोसल बीइंग्स। एक निश्चित संभावना पर विचार करते हुए सांधवान जी के रंग में लगभग बदलाव आया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेघवाहिनी संप्रदाय को अचानक इस विवाह व्यवस्था की याद आए और सांधवान परिवार को शादी का प्रस्ताव देने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में मणिकुंभ संप्रदाय का उपयोग करने का इरादा था? सांधवान जी अच्छी तरह से जानते थे कि सांधवान परिवार ने सांधवान देवी के पिता की मृत्यु के बाद इन पिछले वर्षों में विधवा और अनाथ के साथ कैसा व्यवहार किया। अगर युवान शर्मा वास्तव में मेघवाहिनी संप्रदाय में शादी करने वाला था तो यह एक सॉल्टेड फिश के पलटने जैसा होगा और सांधवान परिवार के लिए, चाहे वह अच्छा था या बुरा, वास्तव में अनिश्चित था। इंद्रजीत के विचार उदास थे और उसने सांधवान जी के आंतरिक संघर्ष को एक नजर में समझ लिया। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, परिवार के मुखिया सांधवान जी, ये सच है कि मैं यहाँ किसी की ओर से हूँ, लेकिन शादी का प्रस्ताव देने के लिए नहीं, बल्कि एक को भंग करने के लिए। ये सुनकर तनावग्रस्त सांधवान परिवार के सभी लोगों ने राहत की एक बड़ी सांस ली, खुद से सोचते हुए कि यह वास्तव में अपेक्षित स्क्रिप्ट थी। इस अवैध बच्चे, जिसके पिता अज्ञात थे, को मेघवाहिनी संप्रदाय की उच्च शाखाओं से चिपके रहने का क्या अधिकार था? 10 रिश्तेदारों से हटना। टिकटॉक। जैसे ही इंद्रजीत की आवाज फीकी पड़ी, सांधवान परिवार के धर्मसभा के प्रवेश द्वार से कदमों की गूंज सुनाई दी, जिसके बाद 3 आकृतियां एक ही फाइल में प्रवेश कर रही थीं। ये युवान शर्मा और उसकी मां और बहन थीं। इन 3 आकृतियों को देखकर हॉल अचानक कुछ हद तक शांत हो गया, जबकि सांधवान जी के भाई और चैतन्य जैसे लोगों ने अपने चेहरे पर डिस्डेन का एक स्नेह पहना था। उस क्षण में हर कोई जानता था कि यह मां और बेटे, जो हमेशा सांधवान परिवार में अवांछित थे, एक अद्वितीय प्रकार के अपमान के अधीन होने वाले थे, एक तमाशा जिसे उन्होंने रिलिश किया। अतीत में सांधवान देवी के पिता असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, अपने बड़े और दूसरे भाइयों को ओवरशैडो करते थे, जिसने दोनों में अत्यधिक ईर्ष्या को उकसाया, डिस्डेन को उसकी बेटी और पोते पोतियों तक भी बढ़ाया। इसके अलावा, क्योंकि युवान शर्मा और उसके भाई बहन एक रहस्यमय पृष्ठभूमि से आए थे, सांधवान परिवार के लोगों ने महसूस किया कि सांधवान देवी का चरित्र विघटनकारी और अपमानजनक था, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा खराब हुई। इस प्रकार यहाँ तक कि सांधवान जी, परिवार के मुखिया, ने भी हाल के समय में इस तिकड़ी के प्रति एक निश्चित डिसगस्ट विकसित किया। विशेष रूप से चैतन्य, जिसने अभी अभी युवान शर्मा से चेहरा खो दिया था, अब बेसब्री से इस अज्ञात युवा को अत्यधिक अपमान भुगतते हुए देख रहा था, प्रीएम्प्टिवली रिलिश के एक मोड में प्रवेश कर रहा था। नमस्ते, परिवार के मुखिया। हालांकि सांधवान देवी को बुलाए जाने का सटीक कारण नहीं पता था, उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया और पूरी सच्चाई नहीं जानती थी,
इसलिए हॉल में प्रवेश करने पर उसने ऊपरी सीट पर सांगवान जी को सम्मान दिया, क्योंकि वह भी सांगवान परिवार से संबंधित थी। इस बीच युवान शर्मा ने आसपास के सांगवान परिवार के शक्तिशाली लोगों का ठंडी नजर से सर्वेक्षण किया, गहरी यादों से उनके पात्रों को बाहर निकाला, केवल उनमें से एक भी बेनेवलेंट आत्मा को नहीं पाया। हालांकि पार्थिव युद्ध देव की आत्मा के साथ पुनर्जन्म हुआ, युवान शर्मा की वर्तमान नाड़ी शक्ति साधना बहुत कमजोर थी, संभवतः पूरे हॉल में चैतन्य के लिए केवल एक मैच। जब युवान शर्मा की नजर उच्चतम सीट पर गई तो उसका दिल ठंडा हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि सांगवान जी के बगल में बैठे युवा व्यक्ति काफी भयानक लग रहे थे, एक साधना के साथ जो सांगवान परिवार के मुखिया से भी कम नहीं हो सकती थी। ओह, हालांकि अपनी कीन आईसाइट के साथ युवान शर्मा ने तुरंत कुछ दिलचस्प विवरणों को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक फ्लिकर्ड, क्योंकि उसने खुद से सोचा कि आज की घटनाएं उम्मीद के मुताबिक संभालना मुश्किल नहीं हो सकती हैं। सांगवान परिवार के सदस्य सांगवान देवी के सम्मानजनक अभिवादन के प्रति उदासीन थे, लेकिन हमेशा अपनी मां का पीछा करने वाले आमतौर पर मीक युवा को ठंडे अलगाव के साथ व्यवहार करते हुए देखकर उन्होंने डिस्गस्ट की एक लहर महसूस की। शायद यह वही है जिसका मतलब है रूप दिल से उत्पन्न होता है। युवान शर्मा को पहले से ही सांगवान परिवार द्वारा किसी इंडिसेंट के रूप में माना जाता था, और अब मेघवाहिनी संप्रदाय के साथ उसकी सगाई टूट रही थी। वह वास्तव में सांगवान परिवार के लिए एक डिसग्रेस था। बस करो, सांगवान परिवार के मुखिया के रूप में सांगवान जी ने ग्रेस का एक मेजर प्रदर्शित किया, अपना हाथ हिलाया, इंद्रजीत पर तिरछी नजर डाली और बोले, सांगवान देवी, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। इन शब्दों को सुनकर सांगवान देवी के दिल में एक हलचल महसूस हुई, जबकि युवान शर्मा आसपास के सांगवान परिवार के सदस्यों के चेहरे पर उपहास भरी मुस्कान देखकर आंतरिक रूप से स्नेहद, ये सोचते हुए कि यह तथाकथित महत्वपूर्ण मामला शायद सुखद नहीं होने वाला था। सांगवान जी की आंखों में एक अजीब चमक उठी, क्योंकि उन्होंने जारी रखा, सांगवान देवी, तुम्हारे पिता ने मेघवाहिनी संप्रदाय के पिछले संप्रदाय मास्टर के साथ जो वादा किया था उसके बारे में तुम क्या जानती हो? मेघवाहिनी संप्रदाय। इस नाम को सुनकर सांगवान देवी ने तुरंत अपनी भौहों को फरोट किया, फिर जैसे कुछ याद आ रहा हो उसकी आंखें ब्राइटेंड हुईं और उसने जॉयफुली जवाब दिया, क्या ऐसा हो सकता है? मेघवाहिनी संप्रदाय ने शादी का प्रस्ताव दिया है। जैसे ही सांगवान देवी बोली, उसने सांगवान जी के बगल में बैठे इंद्रजीत की ओर देखने के लिए मुड़ी। वह उस पिछली घटना को कैसे भूल सकती थी? बस बहुत ज्यादा समय बीत गया था और मेघवाहिनी संप्रदाय से कोई खबर नहीं होने के कारण वह थोड़ी ऑफ गार्ड पकड़ी गई थी। वास्तव में युवान शर्मा के नाम में मुस्कान एक बार बुजुर्गों द्वारा बताई गई भविष्यवाणी से आया था। ली फैंग विकेट को दबाता है और हृदय पर एक मुस्कान के साथ अपनी तलवार को म्यान में रखता है, जिसे उस समय एक सुंदर कहानी माना जाता था। फिर भी जैसे ही सांगवान देवी बोली, उसने ध्यान नहीं दिया कि सांगवान परिवार के शक्तिशाली लोगों के बीच कई चेहरों पर उपहास भरी अभिव्यक्तियां इंटेंसिफाइड हो गईं। कुछ हद तक उन्होंने भी पहले यही सोचा था, बस वास्तविकता उनकी उम्मीदों से अलग थी। शादी का प्रस्ताव। उसकी मां से जॉयफुल एक्सक्लेमेशन ने युवान शर्मा को अपनी याददाश्त की गहराई से इस पिछली घटना को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिससे कॉजल कनेक्शन को समझना आसान हो गया। हालांकि पार्थिव युद्ध देव के आत्मा फ्यूजन के साथ पुनर्जन्म हुआ युवान शर्मा जानता था कि मामले इतने सरल नहीं थे। अगर वह वास्तव में मेघवाहिनी संप्रदाय के साथ शादी के माध्यम से जुड़ा होता तो सांगवान परिवार के इन ऑपर्चुनिस्टिक लोगों की ऐसी अभिव्यक्तियां नहीं होती। सांगवान देवी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। इससे पहले कि सांगवान जी चर्चा को बंद कर पाते, चैतन्य ने खुद को कोल्डली हंसने से नहीं रोक सका। चचेरी बहन सांगवान देवी, तुम वास्तव में खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। तुम्हारी स्थिति का कोई व्यक्ति मेघवाहिनी संप्रदाय जैसे एक महान संप्रदाय की ऊंचाइयों पर चढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है कि चैतन्य पहले से ही जवाब जानता था, इसलिए उसने उतनी ही रिजर्वेशन के बिना बात की। एक बार जब उसने उन शब्दों को कहा तो सांगवान देवी का चेहरा पेल हो गया और उसने एक कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या मुझे इसे समझाते दो? इस क्षण में इंद्रजीत ने आखिरकार बात की। उसने सांगवान देवी के राग जैसे चेहरे की परवाह नहीं की और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं मणिकुंभ संप्रदाय से इंद्रजीत हूँ। कुछ समय पहले मेरे शिक्षक मेघवाहिनी संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर द्वारा इंटरेस्टेड ने विशेष रूप से मुझे सांगवान परिवार में आने के लिए कहा, इस शादी को रद्द करने की उम्मीद करते हुए। इंद्रजीत के लिए यह मामला कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर यह उसके शिक्षक के निर्देश के लिए नहीं होता तो वह केवल एक बाहरी शिष्य के रूप में इतना प्रयास क्यों करेगा? हालांकि जब सांगवान परिवार के लोगों ने इंद्रजीत के मुंह से शिक्षक शब्द सुना तो वे कांपने से खुद को रोक नहीं सके। ये देखते हुए कि इंद्रजीत मणिकुंभ संप्रदाय का एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य था, उसका शिक्षक कितना दुर्जय होना चाहिए। खासकर तब से जब इंद्रजीत मणिकुंभ संप्रदाय के विषाक्त नाड़ी पथ से संबंधित था। नाड़ी जहर तकनीक पर उसकी मास्टरी इंटिमिडेटिंग थी। विषाक्त नाड़ी पथ में उसके शिक्षक की प्रोफिशिएंसी कितनी गहरी होनी चाहिए।
इंद्रजीत के शब्दों के कारण सांगवान परिवार के बीच टैंजिबल ड्रेड का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। इस समय सांगवान देवी के पास ज्यादा कुछ सोचने की विलासिता नहीं थी। उसका दिमाग और कान शादी को रद्द करो शब्दों से भर गए थे और वह खड़े होने के लिए बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। शुक्र है कि युक्ति शर्मा ने उसे सहारा दिया। हालांकि युक्ति शर्मा का सुंदर चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और चारों ओर इशारा करने के बाद उसने कहा, तुम पूरी तरह से अनुचित हो। सांगवान परिवार के बुजुर्ग सांगवान जी के भाई ने स्नीयर किया और जवाब दिया, भतीजी युक्ति शर्मा, तुम्हें लापरवाही से बात नहीं करनी चाहिए। शादी को रद्द करने का यह मामला मणिकुंभ संप्रदाय के भाई इंद्रजीत द्वारा लाया गया था। तुम हम पर सवाल उठा सकती हो, लेकिन निश्चित रूप से तुम मणिकुंभ संप्रदाय पर सवाल नहीं उठा सकती। पहले सांगवान जी के भाई ने सोचा था कि युवान शर्मा और उसकी मां का इंद्रजीत से कुछ संबंध था और उसने ज्यादा बात नहीं की। लेकिन अब ये जानते हुए कि इंद्रजीत ने युवान शर्मा को सिर्फ शादी को रद्द करने के लिए ढूंढा था, वह क्यों हिचकिचाएगा। लोग स्वार्थी होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मां और बेटे सांगवान देवी के साथ सांगवान परिवार में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था और सांगवान परिवार के भीतर सत्ता में रहने वाले निश्चित रूप से उन्हें नाटकीय रूप से उठते हुए नहीं देखना चाहेंगे। इंद्रजीत द्वारा लाई गई खबर वास्तव में उनकी खुशी थी। सांगवान देवी, मेरे शिक्षक ने कहा कि जब तुम्हारे पिता और मेघवाहिनी संप्रदाय के पुराने संप्रदाय मास्टर इस शादी पर सहमत हुए तो दोनों पक्षों ने एक टोकन छोड़ा। अब कृपया उस टोकन को सौंप दो। इंद्रजीत की स्थिति के साथ उसने सांगवान देवी की मन की स्थिति की मुश्किल से परवाह की। उसकी बर्फीली मांग ने सांगवान देवी को और भी कांपने पर मजबूर कर दिया। पूरी तरह से डेसोलेट महसूस करते हुए सांगवान देवी ने कमरे के ऊपरी छोर पर बैठे परिवार के मुखिया सांगवान जी को देखा और फिर सांगवान परिवार के लोगों के चारों ओर दुनिया की ठंडक महसूस करते हुए। विशाल सांगवान परिवार में एक भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए खड़ा नहीं हुआ। घटनाओं को कैसे प्रकट होते हुए देखकर उसका दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था। सांगवान देवी ने धीरे धीरे अपनी छाती के पास से एक लाल वस्तु निकाली। हर किसी ने ध्यान से देखा और आखिरकार पहचान लिया कि यह एक जेड पेंडेंट का आधा हिस्सा लगता था। युवान शर्मा और उसके भाई बहन के अलावा हर किसी ने आधे जेड पेंडेंट को कुछ हद तक अपरिचित पाया। हालांकि इंद्रजीत ने पहले जो कहा था उसे याद करते हुए उन सभी ने इसे उस तथाकथित अग्रीड अपॉन टोकन के रूप में पहचाना। एक बार जब यह वस्तु सांगवान देवी के हाथों को छोड़ देती है तो विवाह समझौता समाप्त माना जाएगा। उस क्षण में इंद्रजीत चुप रहा, लेकिन सांगवान जी का भाई विजिबली अधीर था। उसे एक जेस्चर बनाते हुए देखकर सांगवान परिवार के युवा मास्टर चैतन्य ने समझा और जल्दी से आगे बढ़ा। सांगवान देवी के हाथ से आधा जेड पेंडेंट छीनने के लिए बाहर पहुंच रहा था। वूश! ठीक तभी जब सांगवान देवी थोड़ी तेज थी, हवा का एक झोंका गूंज उठा। इसके बाद चैतन्य ने दो कुछ हद तक ट्रांसलूसेंट उंगलियों को अपनी आंखों की ओर वार करते हुए महसूस किया। अगर वह नहीं बचता तो उसकी आंखें जा सकती थीं। चौंककर चैतन्य अभी भी बेहतर जानता था और जल्दी से बच गया। शुरू में ये सोचकर कि सांगवान देवी ने कार्य किया, पीछे हटते हुए और युवा को धीरे धीरे अपनी उंगलियों को वापस लेते हुए देखकर शर्म और गुस्से का एक मिश्रण इनवॉलंटरी रूप से उसके भीतर सर्जिंग हुआ। क्योंकि यह युवान शर्मा था जो इस बीच चुप था, जिसने चैतन्य को जेड पेंडेंट लेने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। उसके हस्तक्षेप ने चैतन्य में नए और पुराने रिजेंटमेंट्स दोनों को लाया। नेत्र प्रकाशीय जेड हाथ, इस बच्चे ने यह मर्त्य रैंक मध्य स्तरीय नाड़ी तकनीक कैसे सीखी। दूसरी ओर सांगवान जी का भाई अपने पोते की तुलना में अधिक ऑब्जर्विंग था। युवान शर्मा के दाहिने हाथ की उंगलियों से जो ट्रांसलूसेंट हो गईं, उसने एक फेमिलियर ऊर्जा को महसूस किया। क्या वह सटीक नेत्र प्रकाशीय जेड हाथ नहीं था उसके बेटे की विशेषता? हालांकि सांगवान जी के भाई के पास इस समय इन ट्रिवियल मामलों पर विचार करने की विलासिता नहीं थी। उसने जो देखा वह ये था कि चैतन्य को पीछे हटाने के बाद साधारण कपड़ों में युवा ने अपना हाथ बढ़ाया और सांगवान देवी से आधा जेड पेंडेंट अपने हाथों में ले लिया। माँ, ऐसा लगता है कि यह वस्तु मेरी होनी चाहिए, है ना? क्या मैं तय कर सकता हूँ कि यह कहाँ जाना चाहिए? युवान शर्मा ने चैतन्य के ग्रिम चेहरे पर कोई ध्यान नहीं दिया। बैकस्टोरी को समझने के बाद वह अब एक डिसइंटरेस्टेड स्पेक्टेटर नहीं रह सकता था। सच कहूं तो पार्थिव युद्ध देव की रिइनकार्नेटेड आत्मा के रूप में युवान शर्मा शुरू में इस मामले में ज्यादा रुचि नहीं रखता था। अगर दूसरी पार्टी शादी को रद्द करने के लिए एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन के साथ आई होती तो वह इसके बारे में रिजिड नहीं होता। लेकिन अब इंद्रजीत के साथ सभी सांगवान परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करते हुए और युवान शर्मा और उसके परिवार के लिए उनके मौजूदा डिसडेन को देखते हुए, आज की घटनाएं केवल युवान शर्मा के लिए एक अपमान नहीं थी, बल्कि उसकी मां और बहन के लिए भी थीं। अगर युवान शर्मा अभी भी इसे सहन कर सकता था तो वह अब वह दुर्जय पार्थिव युद्ध देव नहीं था जो वह एक बार था। उदार सगाई तोड़ने के उपहार। इस शरीर में पुनर्जन्म होने के बाद से पार्थिव युद्ध देव अब मूल मेजबान के शरीर युवान शर्मा के बारे में तेजी से विचार कर रहा था। दूसरा जीवन मिलने के बाद उसे इतना दीनतापूर्वक अधीनस्थ नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार हालांकि युवान शर्मा ने मौखिक रूप से पूछताछ की, उसने अपनी मां के जवाब का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने हाथ में लाल जेड पेंडेंट के आधे टुकड़े को हवा में उछाला और सम्मान की सीट पर घूरते हुए पूछा, इंद्रजीत, मेरे अच्छे सज्जन, क्या मैं जान सकता हूं कि यह सगाई रद्द करना मेघवाहिनी संप्रदाय के मास्टर की इच्छा है या कुमारी सिंह की अपनी मर्जी है? युवान शर्मा को पता था कि मेघवाहिनी संप्रदाय के शासक वंश में सभी उपनाम सिंह थे और जिस महिला से उसकी बचपन से सगाई हुई थी उसका नाम हृदय सिंह था। यह मेडन नाम कुछ हद तक उसके नाम युवान शर्मा से संबंधित था। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सांगवान परिवार के सदस्यों की अभिव्यक्ति अस्वाभाविक हो गई। कुछ ही पल पहले परिवार के मुखिया सांगवान जी इंद्रजीत को सौहार्द के साथ संबोधित कर रहे थे और अब युवान शर्मा को उसे इंद्रजीत, मेरे अच्छे सज्जन, कहने का साहस था। क्या यह उनकी अनौपचारिकता का फायदा उठाना नहीं था? इसके विपरीत इंद्रजीत, जो प्रश्न में व्यक्ति था, ने ज्यादा विचार नहीं किया। युवान शर्मा के सीधे प्रश्न को सुनकर उसने जवाब दिया, मुझे उस बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उससे कुमारी सिंह की साधना प्रतिभा लिंगराज साम्राज्य में आश्चर्यजनक रूप से शानदार है। उसका वर्तमान साधना स्तर निश्चित रूप से मुझसे कम नहीं है। इंद्रजीत के बोलने के बाद सांगवान परिवार से संबंधित सभी लोगों से आश्चर्य की एक्सक्लेमेशंस आई, क्योंकि वे सभी कुमारी सिंह की उम्र के बारे में अवगत थे, जो युवान शर्मा के समान होनी चाहिए। फिर भी इतनी कम उम्र में उसकी नारी शक्ति साधना पहले से ही इंद्रजीत के बराबर थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कुमारी सिंह का साधना स्तर केवल 13 या 14 साल की उम्र में नाड़ी प्रहार क्षेत्र तक पहुंच गया? ये कितना आश्चर्यजनक था। जबकि सांगवान परिवार के सदस्य कुमारी सिंह की प्रतिभा पर सदमे में डूबे हुए थे, युवान शर्मा अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के साथ पहले ही इंद्रजीत के शब्दों में अंतर्निहित अर्थ को समझ चुका था। वह हंसा और जवाब दिया, तो वरिष्ठ भाई इंद्रजीत, का मतलब यह है कि मेरे जैसा एक कनिष्ठ, जो केवल नाड़ी शक्ति की ताकत के देर के चरण में है, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली कुमारी सिंह के योग्य नहीं है, सही? इंद्रजीत का वास्तव में यही मतलब था और युवान शर्मा को इतनी जल्दी बात को पकड़ते हुए देखकर उसने जोड़ा, बिल्कुल, किसी की अपनी सीमाओं के बारे में आत्म जागरूक होना महत्वपूर्ण है। कुमारी सिंह जैसे एक वीर भावना की महिला केवल समान रूप से असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति से मेल खा सकती है। इस बिंदु पर इंद्रजीत की आंखों के भीतर गहरी तीव्र इच्छा की एक चमक भी दिखाई दे रही थी। सच कहूं तो जिस क्षण से उसने अपने शिक्षक से कुमारी सिंह की राक्षसी प्रतिभा के बारे में सीखा, उसे एक अजीब भावना महसूस हुई, जैसे कि उसे विश्वास था कि ऐसी सुंदरता केवल उसके खुद के लिए एक मेल थी। इंद्रजीत के शब्दों के बारे में सभी सांगवान परिवार के सदस्य ईमानदारी से सहमत थे। यहां तक कि चैतन्य, सांगवान परिवार का सबसे प्रतिभाशाली युवा सदस्य, भी उसकी तुलना में लीग्स कम था। युवान शर्मा, तुम धृष्टतापूर्वक शादी के बारे में बात करने के लिए कौन हो? उम्मीद के विपरीत युवान शर्मा ऐसी टिप्पणियों से परेशान नहीं था। उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसने सभी मौजूद लोगों के सामने शांतिपूर्वक कहा, क्षमा करें, लेकिन सगाई रद्द करने के इस मामले के लिए मैं सहमत नहीं हो सकता। क्या? जैसे ही युवान शर्मा ने ये अनट्रबल्ड शब्द बोले, न केवल मेज के हेड पर इंद्रजीत क्षण भर के लिए चकित था, बल्कि एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद सांगवान परिवार के लोग हंगामा करने लगे। युवान शर्मा, बेशर्म मत बनो। तुम्हें इस मामले पर सहमत होना होगा, चाहे तुम इसे पसंद करो या न करो। सबसे ज्यादा उत्तेजित स्वाभाविक रूप से सांगवान परिवार का सबसे बड़ा युवा मास्टर था। वह युवान शर्मा के प्रति सबसे गहरी नफरत पालता था और वह बाद वाले के कम साधना स्तर के बावजूद अहंकार के उसके डिमीनर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। युवान शर्मा, क्या तुम कह रहे हो कि तुम मणिकुंभ संप्रदाय के चेहरे का भी सम्मान नहीं करते? चैतन्य के दादा के रूप में सांगवान जी का भाई ने भी इस समय युवान शर्मा के प्रति एक शत्रुतापूर्ण रवैया विकसित किया। ये ईर्ष्या के कारण हो सकता है या उसके पोते की तरह पिछले घटनाओं के कारण शत्रुता से उत्पन्न हुआ। सांगवान जी का भाई के शब्द तेज थे और एक तरह से यह एक कपटी योजना थी ताकि युवान शर्मा अप्रत्यक्ष रूप से मणिकुंभ संप्रदाय को नाराज करे। अगर ऐसा होता तो युवान शर्मा के लिए चंद्रमा साम्राज्य में कहीं भी पैर जमाना मुश्किल होगा। निश्चित रूप से सांगवान जी का भाई के शब्दों को सुनकर यहां तक कि हमेशा मुस्कुराते हुए इंद्रजीत ने भी अपनी अभिव्यक्ति को नरम कर लिया, टिप्पणी करते हुए, युवान शर्मा, जैसा कि मैंने पहले कहा, आत्म जागरूकता रखना महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास वह भी कमी है। युवान शर्मा ने अपने हाथ में जेड पेंडेंट को एक बार फिर से उछाला और कड़ा जवाब दिया, चलो बेकार की चीजें के बारे में बात न करें। अगर मेघवाहिनी संप्रदाय ने तुम्हें इस सगाई को रद्द करने के लिए भेजा तो कुछ विदाई उपहार होना चाहिए, सही? युवान शर्मा ने उपहार शब्द को लंबा किया, जिससे सांगवान परिवार के सदस्यों के बीच एक विराम हुआ, जबकि सांगवान जी का भाई ने इस साधारण कपड़े पहने युवा को एक लंबी नजर लेने से खुद को रोक नहीं सका, ये सोचते हुए कि वह उस भोले लड़के जैसा नहीं लगता था जिसकी उसने कल्पना की थी। चूंकि युवान शर्मा बातचीत को इस बिंदु पर लाया था, सांगवान जी का भाई ने राहत की सांस ली।
यह मामला मेघवाहिनी संप्रदाय के साथ अपनी पैठ बनाने के लिए उसके शिक्षक की मोलभाव का मोहरा थी। अगर यह विफल रहता तो उसे भी दंडित किया जा सकता था। जैसा कि युवान शर्मा ने कहा, चूंकि मेघवाहिनी संप्रदाय ने शादी को रद्द करने का फैसला किया तो कुछ मुआवजा देना स्वाभाविक था, और इस तरह के एक प्रमुख संप्रदाय के लिए तयशुदा शादी तोड़ने का उपहार निश्चित रूप से कम नहीं होगा। यहाँ तक कि इंद्रजीत भी खुद ईर्ष्या से हरा था। मूल रूप से इंद्रजीत ने मणिकुंभ संप्रदाय के बाधा डालने वाली शक्ति का उपयोग करने की उम्मीद की थी ताकि युवान शर्मा विरोध करने की हिम्मत न करे, और अगर वह आसानी से उस जेड पेंडेंट का आधा हिस्सा प्राप्त कर सकता तो वह मेघवाहिनी संप्रदाय के तयशुदा शादी तोड़ने के उपहार को जेब में डालने में सक्षम होता। उसे क्या पता था कि युवा की अपरिपक्व उपस्थिति के बावजूद उसका दिमाग किसी भी तरह से उसकी उम्र के साथ मेल नहीं खाता था। इस प्रकार मेघवाहिनी संप्रदाय से तयशुदा शादी तोड़ने के उपहार पर एकाधिकार करने के इंद्रजीत के सपने को चूर चूर कर दिया। इस क्षण में उसने अचानक युवान शर्मा के प्रति गुस्से की कुछ भावनाएं अनजाने में पाल रहा था। मामले को खुले में लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंद्रजीत ने अपनी कमर पर अपने भंडारण थैला की ओर एक हाथ बढ़ाया और उस पर फेर दिया, तुरंत अपने हाथ में एक सफेद जेड बोतल प्रकट करते हुए। जेड बोतल के अंदर 3 ऊर्जा संचयन वटी हैं। तुम्हारा क्या विचार है? क्या ये तयशुदा शादी तोड़ने का उपहार संतोषजनक है? इंद्रजीत ने अपने हाथ में सफेद जेड बोतल पकड़ी और उसके मुंह से निकले शब्दों ने हॉल में मौजूद सांगवान परिवार के सभी सदस्यों को तेजी से सांस लेने का कारण बना। कई आंखें इच्छा से धधक रही थीं, जैसे चैतन्य की। तथाकथित ऊर्जा संचयन वटी एक मर्त्य रैंक उन्नत रस है जिसे केवल एक मर्त्य रैंक उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। इसकी प्रभावकारिता कुछ हद तक नागामृत के समान है, जो नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के शिखर से नाड़ी संकलन क्षेत्र तक आगे बढ़ने में 100% सफलता की गारंटी देता है। ऐसा एक रस सांगवान परिवार के भीतर भी एक दुर्लभ खजाना है, और नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के भीतर चैतन्य के स्तर पर किसी के लिए यह अविश्वसनीय रूप से लुभावना है। आखिरकार सांगवान परिवार के अंदर कोई मर्त्य रैंक उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर नहीं है, इसलिए ऐसी गोलियां प्राप्त करने में बाहरी बाजारों या नीलामी घरों में निश्चित रूप से एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेघवाहिनी संप्रदाय ने सहजता से इन कीमती गोलियों में से 3 की पेशकश की, जो वास्तविक धन और उदासीनता का एक प्रदर्शन था। कुछ ज्यादा दुष्ट विचार सांगवान परिवार के सदस्यों ने पहले ही यह योजना बनाना शुरू कर दिया था कि वे इस मामले के सुलझने के बाद युवान शर्मा और उसकी मां को इन 3 ऊर्जा संचयन वटी को कैसे धोखा दे सकते हैं और लूट सकते हैं। इन सांगवान परिवार के सदस्यों के दिलों में 3 ऊर्जा संचयन वटी के प्रलोभन के तहत युवान शर्मा संभवतः अधिक मांग नहीं कर सकता था। उसका लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका था। आखिरकार संप्रदाय निश्चित रूप से शादी को रद्द करने जा रहा था, इसलिए थोड़ा फायदा उठाना अभी भी एक फायदा है, खासकर जब यह इतना बड़ा फायदा था। हे, मेघवाहिनी संप्रदाय काफी उदार है, तो ये 3 ऊर्जा संचयन वटी हम तीनों, माँ और 2 बेटों को ध्यान में रखते हैं, सही? इंद्रजीत द्वारा पकड़ी गई सफेद जेड बोतल को देखते हुए युवान शर्मा अनिर्णायक रहा और आगे बोला, हालांकि केवल इन 3 ऊर्जा संचयन वटी को 1 दशक से ज्यादा समय तक चलने वाली एक शादी की सगाई को रद्द करने के लिए क्या ये थोड़ा ज्यादा मामूली नहीं है? ये सुनकर न केवल इंद्रजीत की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, बल्कि सांगवान परिवार के अन्य लोग भी कुछ हद तक उम्मीदों पर खरा न उतरने के कारण हताश थे। क्या युवान शर्मा पागल हो गया था? 3 ऊर्जा संचयन वटी का मूल्य विशाल था, वह अभी भी कैसे संतुष्ट नहीं हो सकता था? इन सांगवान परिवार के सदस्यों को क्या पता था कि युवान शर्मा का वर्तमान दृष्टिकोण छुपा हुआ सर्पद्वीप को उल्लेख के योग्य भी नहीं मानता था। अकेले ही मर्त्य रैंक उन्नत की एक ऊर्जा संचयन वटी को छोड़ दें, ऐसी गोलियां उसके चरम पर वह बस अपने हाथ की एक लहर के साथ उनकी बड़ी मात्रा को परिष्कृत कर सकता था, तो निश्चित रूप से वह उन्हें नीचा देखता था। और सांगवान परिवार के सदस्य जिन्होंने पहले ही ऊर्जा संचयन वटी को लगभग उनके जेब में अच्छा माना था, जैसे सांगवान जी का भाई और चैतन्य, ने महसूस किया जैसे युवान शर्मा ने उन गोलियों को बर्बाद कर दिया जो लगभग उनके हाथ में थीं, और वे गहराई से व्यथित थे। उनके विचार में युवान शर्मा और उसकी मां ऐसी शक्तिशाली गोलियों के बिल्कुल योग्य नहीं थे। उन्हें पहले सौदा स्वीकार करना चाहिए और फिर यह उन पर होना चाहिए कि वे युवान शर्मा और उसकी मां के हाथों से ऊर्जा संचयन वटी ले लें। क्या वह दोनों दुनिया का सबसे अच्छा नहीं होगा? सांगवान परिवार के विविध विचारों को एक तरफ रखते हुए, हालांकि इंद्रजीत का चेहरा कमरे के हेड पर गंभीर था, इस समय उसने अपने दांत भींचे, अपनी कमर पर अपने भंडारण थैला की ओर पहुंचा और फिर से फेर दिया। 2 पत्र फिर उसके हाथों में हवा से प्रकट हुए। युवान शर्मा, अगर तुम बहुत ज्यादा लालची होने से नहीं डरते तो मैं तुम्हारी भूख को संतुष्ट करूंगा। इंद्रजीत ने सांगवान परिवार के सदस्यों को देखा जिनके चेहरे उत्सुकता से भरे हुए थे, और सूक्ष्मता से उन्हें संकेत करते हुए उसने जारी रखा, यह एक निम्न स्तरीय आत्मिक रैंक साधना तकनीक का एक स्क्रॉल है, और दूसरा जो इसे पूरक करता है वह एक निम्न स्तरीय आत्मिक रैंक नाड़ी तकनीक है। इसके बारे में क्या ख्याल है? इन 2 माफी के उपहारों को जोड़ो और मुझे तुम्हें संतुष्ट करना चाहिए, सही? वाह, एक निम्न स्तरीय आत्मिक रैंक साधना तकनीक और नाड़ी तकनीक, और वे
पूरक हैं। सांधवान जी का भाई जैसे सांधवान परिवार से जो पहले से ही कुछ संदेह रखते थे, इंद्रजीत के परिचय को सुनकर उनकी आंखें फटने को हो रही थीं। उस समय वे लगभग चाहते थे कि वे युवान शर्मा की ओर से सहमत हो सके। उनके दिल इतने बेचैन थे जैसे कि वे बिल्लियों की तरह खरोंच रहे हों। बेशक जब इन सांधवान परिवार के सदस्यों ने युवान शर्मा की ओर से जवाब देने के बारे में सोचा, तो यह इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने सोचा कि युवान शर्मा, अवैध बेटा, ऐसी एक आत्मिक रैंक तकनीक के योग्य था, बल्कि उन्होंने इसे स्वाभाविक माना कि एक बार युवान शर्मा सहमत हो गया तो यह निम्न स्तरीय आत्मिक रैंक तकनीक और नाड़ी तकनीक सांधवान परिवार की सामूहिक संपत्ति बन जाएगी। निम्न स्तरीय आत्मिक रैंक तकनीक और नाड़ी तकनीक, इसके अलावा वे पूरक हैं। क्या उनका मूल्य एक मध्य स्तरीय आत्मिक रैंक तकनीक या नाड़ी तकनीक के तुलनीय नहीं होगा? यहाँ तक कि सांधवान परिवार के मुखिया सांधवान जी, उनकी कल्टिवेटेड तकनीकें मुश्किल से निम्न स्तरीय आत्मिक रैंक तक पहुंची और उनके द्वारा अभ्यास की गई निम्न स्तरीय आत्मिक रैंक नाड़ी तकनीक उनकी साधना तकनीक के गुणों से मेल नहीं खाती थी। अगर वे वास्तव में निम्न स्तरीय आत्मिक रैंक तकनीक और नाड़ी तकनीक के इस सेट पर हाथ डाल सकते तो सांधवान परिवार की ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और तब तक वे चांदनी नगर पर हावी हो सकते थे। 12. मैं अपने मामलों के संबंध में खुद फैसले करता हूँ। इंद्रजीत, मेरे भाई, सांधवान परिवार इस सगाई को तोड़ने के लिए सहमत है। इससे पहले कि युवान शर्मा जवाब दे पाता, सांधवान परिवार के मुखिया ने धृष्टतापूर्वक मामले को अपने हाथ में ले लिया था। हॉल के निचले छोर पर बैठे मैले कुचले कपड़े पहने युवा के चेहरे पर उपहास भरी ठंडी मुस्कान को ध्यान देने में विफल रहे। जैसे ही सांधवान जी बोले, वह उत्सुकता से खड़े हो गए। इंद्रजीत के हाथ में जेड बोतल और स्क्रॉल के लिए हाथ बढ़ाने के लिए तैयार थे। ये दृश्य सांधवान परिवार के गहरे और कंपोज मुखिया के लिए पूरी तरह से आउट ऑफ कैरेक्टर था, लेकिन निम्न स्तरीय आत्मिक रैंक साधना तकनीक और नाड़ी तकनीकें उसके लिए बहुत लुभावनी थीं। फिर भी जैसे ही सांधवान जी पहुंचे, इंद्रजीत ने अपना हाथ वापस ले लिया, उसे सफल होने की अनुमति नहीं दी। मणिकुंभ संप्रदाय के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने युवान शर्मा पर गहनता से घूरा, आत्मविश्वास में कि लड़का एक ऐसा फैसला करेगा जो उसे संतुष्ट करेगा। बूढ़े आदमी, इसका तुमसे क्या लेना देना है? मेरे, युवान शर्मा, से संबंधित मामलों को दूसरों को मेरे बदले फैसले लेने की जरूरत कब से पड़ गई? जैसे ही इंद्रजीत की नजर युवान शर्मा पर तय हुई और सांधवान परिवार के मुखिया एम्बैरेसिंगली पहुंचे, हॉल में अचानक व्यंग्य से भरी एक आवाज गूंज उठी, जिससे सांधवान देवी और उसकी बेटी सहित सांधवान परिवार के सभी सदस्य हैरानी में जम गए। यह आखिर सांधवान परिवार था। जब से सांधवान जी परिवार के मुखिया बने, शायद धर्म सभा में किसी ने भी कभी किसी को बूढ़े आदमी के रूप में संबोधित करते हुए नहीं सुना था। कौन उनके अधिकार को इस तरह से उकसाने का साहस कर सकता था? जब हर किसी ने सोचते हुए अपनी नजर बोलने वाले की ओर मोड़ी, तो उन सभी को अचानक एक एहसास हुआ, क्योंकि यह आज की घटनाओं के दिल में कोई और नहीं था, युवान शर्मा। सांधवान परिवार के सदस्य युवान शर्मा को ऐसे देख रहे थे जैसे वह पागल हो गया था, यहाँ तक कि सांधवान देवी की आंखें भी छिपी हुई चिंताओं से भरी हुई थीं। जब से उसका बेटा सर्पकुंड में 1 महीने बिताने के बाद लौटा था, वह एक अलग व्यक्ति बन गया था, इस हद तक कि उसकी माँ भी उसे मुश्किल से पहचान पाती थी। हालांकि युवान शर्मा के शब्द बिल्कुल वही थे जो सांधवान देवी कहना चाहती थी। परिवार के मुखिया का रोबदार अधिकार उसके दिल पर भारी था और वह उसे खुले तौर पर अपमानित करने का साहस नहीं करेगी, भले ही उसे ऐसा करने का साहस दिया गया हो। युवान शर्मा, तुम बहुत धृष्ट हो। अभी घुटने टेको और अपनी गलती स्वीकार करो। सांधवान परिवार की मुख्य शाखा से सांधवान जी का भाई क्रोधित हो गया। उसकी आवाज कठोर अधिकार से भरी हुई थी, जो धर्म सभा में हवा को जमा करता हुआ लग रहा था। ऐसा क्यों? क्या मैं गलत हूँ? मेरे अपने जीवन के फैसले शादी के मामलों सहित दूसरों को तय करने के लिए नहीं हैं। युवान शर्मा सांधवान जी का भाई के शिखर नाड़ी संकलन क्षेत्र आभा से बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। उसके शब्दों ने सांधवान परिवार के लोगों को और क्रोधित कर दिया। युवान शर्मा, झाड़ियों के चारों ओर मारना बंद करो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपने हाथ में आधे जेड पेंडेंट को इस सगाई को रद्द करने के इन 3 टोकन्स के लिए ट्रेड करना चाहते हो? ऊपरी छोर पर बैठे इंद्रजीत ने सांधवान परिवार के बाकी लोगों के विचारों को साझा नहीं किया। वह बस अपने शिक्षक द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करना चाहता था। मुझे लगा कि मैंने पहले ही तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दिया है। मेरे जीवन के मामले मैं खुद फैसला करूंगा। तुम नहीं करोगे, न ही तुम और न ही मेघवाहिनी संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर। युवान शर्मा ने धीरे से बात की। सांधवान परिवार के मुखिया सांधवान जी और इंद्रजीत पर क्रमशः इशारा करते हुए जब उसने हर बार तुम कहा, स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति दिखाते हुए जब उसने मेघवाहिनी संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर का उल्लेख किया। अब तक इंद्रजीत को कैसे नहीं पता होगा कि उसे इस यंगस्टर द्वारा धोखा दिया गया था। ऐसा लगता था कि युवान शर्मा ने पहले ही अपना मन बना लिया था और उसने बस मेघवाहिनी संप्रदाय के वापसी उपहारों को खुले में लाने के लिए ट्रिक किया था। मूल रूप से इंद्रजीत ने ऊर्जा संचयन वटी और आत्मिक रैंक साधना तकनीक और नाड़ी तकनीकों को खुद के लिए दावा करना चाहा था, लेकिन अब उसकी योजनाएं विफल हो गई थीं।
अनजाने में युवान शर्मा के प्रति एक गहरी नाराजगी पाल रहा था। इसके अलावा उसके शिक्षक द्वारा सौंपा गया कार्य स्पष्ट रूप से सुचारू रूप से नहीं जा रहा था। वह संभवतः कैसे अच्छे मूड में रह सकता था। उद्दंड मूर्ख, तुम्हारी अहंकार की कोई सीमा नहीं है। सांगवान परिवार के मुखिया सांगवान जी, जो पहले शर्मिंदा हो चुके थे, अब अपनी गरिमा वापस पाने का एक अवसर मिल गया था और वह चिल्लाए, एक कठोर आदेश के साथ फॉलोइंग करते हुए, चैतन्य, इस पागल और अपमानजनक बदमाश को पकड़ो जो अपने बड़ों का अनादर करता है। जैसे ही सांगवान जी ने ये शब्द बोले, कुछ उसके दिमाग में आया जिससे उसे इंद्रजीत की ओर पीछे देखने के लिए प्रेरित किया, जो अब धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया था, जाहिर तौर पर परिवार के मुखिया के फैसले पर सहमत होते हुए। उस जेड पेंडेंट को नुकसान मत पहुंचाना और वह पर्याप्त होगा। इंद्रजीत की आंखों में एक तेज रोशनी चमक गई। चूंकि युवान शर्मा इतना आसानमंद नहीं था, उसे लड़के को एक सबक सिखाना चाहिए और उसे परिणामों को समझना चाहिए कि समय की पहचान कैसे नहीं करते। इंद्रजीत की मौन सहमति के साथ सांगवान जी के दिल में एक बड़ी खुशी उत्पन्न हुई और उसने जोर से आदेश देने के लिए अपना सिर घुमाया, चैतन्य, अपनी असली ताकत दिखाओ और अपने भाई इंद्रजीत को कुछ मार्गदर्शन करने दो। ऐसा लगता था कि सांगवान जी ने मणिकुंभ संप्रदाय के बाहरी शिष्यों की भर्ती के मामले को कभी नहीं भूला था और अपने परपोते की ताकत के बारे में बहुत जागरूक थे। एक मध्य चरण नाड़ी प्रवेश क्षेत्र साधना के साथ क्या वह एक डेढ़ चरण नाड़ी शक्ति युवान शर्मा को नहीं संभाल सकता था? अफसोस, सांगवान जी ने उस एकांत आंगन में हुई लड़ाई को नहीं देखा था। अगर उन्हें युवान शर्मा की क्षमताओं के बारे में पता होता तो शायद सावधानी के लिए वह चैतन्य को कार्रवाई करने नहीं देते। सच कहूं तो चैतन्य पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि वह युवान शर्मा को हरा सकता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर धर्मसभा में सांगवान परिवार के कई मजबूत अभ्यासियों पर पड़ी, उसके भीतर अनंत आत्मविश्वास उमड़ पड़ा, ये जानते हुए कि उसके बदले का मौका आखिरकार आ गया था। पहले उस दूर के छोटे आंगन के भीतर चैतन्य ने सांगवान आकाश के साथ मिलकर युवान शर्मा से अपमान के लिए संतुष्टि की मांग की थी, लेकिन ये केवल परिवार के मुखिया के आदेश के कारण था कि उसने अपना गुस्सा वापस लिया। इसके अलावा चैतन्य स्पष्ट था कि युवान शर्मा ने अपनी पिछली लड़ाई में थोड़ा ऊपरी हाथ इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत वास्तव में उसकी अपनी से ऊपर थी। जब तक वह थोड़ा और सावधान था और युवान शर्मा की चालाक चालों से मूर्ख नहीं बना था, शायद उसके खुद के कौशल के साथ वह युवान शर्मा को हरा सकता था। अपना मन बनाने के बाद चैतन्य ने अब और हिचकिचाया नहीं। अपनी आकृति को आगे झपटते हुए देखकर एक अत्यधिक शक्तिशाली नाड़ी शक्ति अचानक उसके शरीर से फट गई, एक भयानक उपस्थिति को एक्सुडिंग करते हुए। इस बार चैतन्य ने नेत्र प्रकाशीय जेड हाथ का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि इस नाड़ी तकनीक को पहले ही युवान शर्मा द्वारा अच्छी तरह से समझा गया था और यहाँ तक कि युवान शर्मा खुद भी इस तकनीक को कर सकता था। अगर उसने इसका उपयोग करने पर जोर दिया तो यह उसके खुद के अपमान में समाप्त हो सकता था। वज्रभुजा, चैतन्य से एक जोर से चिल्लाहट के साथ हॉल में हर किसी ने स्पष्ट रूप से उसकी दाहिनी बांह की आस्तीन को देखा, जैसे कि इसे एक शक्तिशाली ऊर्जा द्वारा टॉर्न अपार्ट किया गया था, जो उसके अग्रबाहु के एक हिस्से को लोहे की तरह कठोर प्रकट कर रहा था। बड़े भाई, चैतन्य की प्रतिभा वास्तव में बिल्कुल भी खराब नहीं है। उसने मर्त्य रैंक उन्नत नाड़ी तकनीक वज्रभुजा को सफलता के एक छोटे स्तर तक साधना की है। सांगवान परिवार की दूसरी शाखा के प्रभारी व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और उसकी तारीफ की। क्या उसका मतलब ईमानदारी से था? यह अज्ञात था। जैसा कि उल्लेख किया गया है, वज्रभुजा एक उन्नत मर्त्य रैंक नाड़ी तकनीक है। जब इसे इसकी महान उपलब्धि स्तर तक अभ्यास किया जाता है तो पूरी बांह परिष्कृत लोहे की तरह ठोस बन सकती है, जिसमें आश्चर्यजनक शक्ति होती है। ये तकनीक निश्चित रूप से मर्त्य रैंक मध्य स्तरीय नेत्र प्रकाशीय जेड हाथ की तुलना नहीं की जा सकती थी। एक बांह के साथ परिष्कृत लोहे के रूप में मजबूत चैतन्य अब युवान शर्मा की मायावी फुक्सु तकनीक से नहीं डरता था। इस प्रकार वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। चैतन्य के भयंकर रूप से वार करने वाली बांह को महसूस करते हुए युवान शर्मा की आंखों में एक ठंडा उपहास चमक गया। पार्थिव युद्ध देव के पुनर्जन्म के रूप में वह केवल फुक्सु तकनीक का ही मालिक कैसे हो सकता था? वह जो तरीके जानता था, यहाँ तक कि पूरे छुपा हुआ सर्पद्वीप में बेजोड़ थे। जैसा कि कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण क्षण में युवान शर्मा की दाहिनी हाथ की तर्जनी अचानक बाहर की ओर इशारा कर गई, सीधे चैतन्य की दाहिनी कलाई पर लग रही थी। जब एक सूक्ष्म नाड़ी शक्ति फट गई तो चैतन्य ने एक बार फिर से अपनी बांह में एक सुन्नता महसूस किया। नाड़ी छेदन तकनीक, ऐसा लगता था कि मणिकुंभ संप्रदाय की भेदक प्रतिभा थोड़ी ज्यादा अद्वितीय थी। इसके अलावा चंद्रमा साम्राज्य के एक शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में इंद्रजीत सांगवान जी से बहुत ज्यादा जानता था, इसलिए वह अपने चेहरे की अभिव्यक्ति को बदलने और हैरानी में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। इंद्रजीत के करीब होने के कारण सांगवान जी को ये स्मरण मिला और तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका पुराना चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक हो गया क्योंकि उसने पहले कभी नाड़ी छेदन तकनीक को नहीं देखा था। युवान शर्मा ने ये कहां से सीखा था? तथाकथित नाड़ी छेदन तकनीक वास्तव में
युवान शर्मा की पहले इस्तेमाल की गई फुक्सु तकनीक के समान सिद्धांत साझा करती थी, जो समान प्रभाव पैदा करती थी। केवल अंतर उनके निष्पादन के तरीके में था। फुक्सु तकनीक को प्रभावी होने के लिए प्रतिद्वंद्वी के मर्म बिंदु को लक्षित करने की आवश्यकता थी, जिसने एक साधक की दृष्टि और सटीकता का परीक्षण किया। जब तक मर्म बिंदु की सही पहचान की गई, इसका उपयोग दुश्मन को हराने के लिए किया जा सकता था। हालांकि नाड़ी छेदन तकनीक को ऐसी सटीकता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि शरीर की नाड़ियां मर्म बिंदु की निश्चित स्थिति की तुलना में हर जगह थीं, जिससे इसे निष्पादित करना अपेक्षाकृत आसान हो गया। निश्चित रूप से हर कोई नाड़ी छेदन तकनीक का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, नाड़ी प्रहार क्षेत्र से नीचे के साधक प्रतिद्वंद्वी की नाड़ियों को रोकने में असमर्थ होंगे, भले ही वे तकनीक जानते हों और अपनी नाड़ी शक्ति को बाहर नहीं निकाल सकें। फिर भी ऐसा ही हुआ कि छुपा हुआ सर्पद्वीप पर युवान शर्मा जैसी एक असाधारण प्रतिभा उभरी, जो पार्थिव युद्ध देव के रूप में अपने पिछले जीवन से यादों के साथ नाड़ी शक्ति चरण में भी नाड़ी शक्ति को बाहर निकाल सकता था। इसने नाड़ी छेदन तकनीक के उसके उपयोग को एक बार फिर से चैतन्य को एक महत्वपूर्ण नुकसान में डाल दिया। युवान शर्मा की नाड़ी छेदन तकनीक द्वारा अपनी नाड़ियों को रोका जाने के साथ चैतन्य ने महसूस किया जैसे उसका संचार अवरुद्ध हो गया था, और जब नाड़ी शक्ति उसकी दाहिनी कलाई तक पहुंची, तो ऐसा लगा जैसे इसे कुछ बल द्वारा काट दिया गया था, जिससे वह कोई भी ताकत लगाने में असमर्थ हो गया। ऐसी स्थिति के लिए युवान शर्मा ने स्वाभाविक रूप से इसकी उम्मीद की थी। जिस पल उसने चैतन्य की नाड़ी शक्ति को रोका था, उसका फायदा उठाते हुए उसने अपनी कलाई को ऊपर उठाया और सांगवान परिवार के युवा मास्टर की कलाई पर हल्के से टैप किया। चटक, हड्डी के चटकने की एक तेज आवाज उत्पन्न हुई, जिससे भीड़ के दिलों को हिला दिया। सांगवान देवी और युक्ति शर्मा सहित सांगवान परिवार के कई सदस्यों ने एक पल के लिए सोचा कि आवाज युवान शर्मा के शरीर से आई थी। लेकिन कौन सोचता कि करीब से देखने पर उन्होंने सांगवान परिवार के युवा मास्टर की दाहिनी कलाई को लटकते हुए देखा। उसका मुड़ा हुआ कोन अजीब तरह से यह इंगित कर रहा था कि वास्तविकता उनके अटकल के पूरी तरह से विपरीत थी। लड़ाई एक गौरैया के शिकार को पकड़ने के लिए नीचे झपटते की तरह तेज थी, केवल एक चाल में समाप्त हुई। इस परिणाम ने न केवल सांगवान परिवार के शक्तिशाली सदस्यों को हैरान कर दिया, बल्कि सांगवान देवी और उसकी बेटी को भी अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय महसूस कराया। सांगवान परिवार के उन शक्तिशाली सदस्यों ने उस दूर के आंगन में पिछली लड़ाई को नहीं देखा होगा, लेकिन सांगवान देवी और युक्ति शर्मा ने कई चालों के आदान प्रदान के बाद युवान शर्मा को एक मामूली फायदा हासिल करते हुए देखा था। ये कैसे हो सकता था कि केवल कुछ ही घंटे बीत गए थे और युवान शर्मा की ताकत ने एक बार फिर से बहुत प्रगति की थी। महज चालों ने चैतन्य की कलाई को नीचे ले लिया, इसे तोड़ दिया। ये बस सभी तर्क को अवहेलना करता था।